क्राइम एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ मैं मुमताज बेग। नाज़रीन, मुआरका हक को 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं और यहाँ पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कामयाब हुआ। भारत की जानिब से मई की 6 और 7 के दरमियानी शब को एक हमला किया गया, जंग का आगाज किया गया और बताया गया कि पहलगाम का वाकया पाकिस्तान ने किया है और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि 13वां फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पाकिस्तान के खिलाफ। 1 साल मुकम्मल हो चुका, ताहाल भारत ना कोई सबूत ना कोई शवाहिद किसी भी प्लेटफॉर्म पे रख पाया और आज हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं पाक फौज को और पाकिस्तानी अवाम जो है वो खुशी का इजहार कर रही है कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का दिन है, क्योंकि जंग जीतना और जिस तरह से भारत के जो बुरे अजाइम हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत के जो ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का निशाना बनाएगा और पाकिस्तान जो है वो आलमी तौर पर तनहा रह जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी और इससे जंगी मुहाज पर पाकिस्तान की ताकत का जो है वो इजहार हो गया। साथ ही भारतीय मुहाज पर भी पाकिस्तान की कामयाबियों की हालत आसान है। इस वक्त नाज़रीन, हम अमेरिका और ईरान जैसे दो बड़े ममालिक और उनमें से भी एक जो कि अपने आप को सुपर पावर कहता है, दोनों के दरमियान एक साजिश का किरदार अदा कर रहे हैं। तो यहाँ से पाकिस्तान की जंगी मुहाज पर कामयाबियां, सिफारती मुहाज पर कामयाबियां बड़ी अयां है इस वक्त और भारत को सुखी का सामना हुआ है। आलमी तौर पर इस वक्त आइसोलेशन में नजर आ रहा है। सवाल आज के प्रोग्राम का ये रहेगा कि क्या भारत ने अपने हथकंडों को बाज रखने के हवाले से अब कुछ प्लान किया है या पाकिस्तान के तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहेगा। नाज़रीन, पैनल आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज स्टूडियो में तशरीफ फरमा है शोजा वस्त साहब, साथ ही चौधरी खादिम अली मांडा साहब, जाजर साहब और हमें जो किया है लाइन के थ्रू सैयद वसीम सज्जाद साहब। जी सज्जाद साहब, फरमाइएगा आज के दिन की अहमियत को किस तरह से वाज़ेह होना चाहिए। देखिए महविश, ये जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की जो हम पहली सालगिरह मना रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर एक नए पाकिस्तान का जन्म है। और गुज़िश्ता 78 सालों में मेरे ख्याल में इतने फ़ख्र का मौका जो है वो कौम ने बहुत कम देखा है। शायद इससे पहले 78 सालों में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। तो ये पहला मौका था जहाँ कौम सीना तान के खड़ी हुई, अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन के सामने खड़ी हुई और सिर्फ घंटों के अंदर उसको धूल चटा दी। अब इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वो फिर पूरी दुनिया ने महसूस किए कि पाकिस्तान जिसे एक नाकाम रियासत कहा जा रहा था, एक कहा जा रहा था कि एक जो है वो तबाही के दाने पे रियासत है, जिसके जो है वो बेपनाह मसाइल का शिकार है। तो उसने देखा दुनिया ने कि उसने सिर्फ चंद घंटों में एक जो है वो जंग का पासा पलट दिया है और जो है वो अपने दुश्मन की जदीद तरीन 4.5 जनरेशन के तियारे जो हैं वो मार गिराए हैं। और वो अगर चाहता तो अब ये जो वार टेक्नोलॉजी है दुनिया जो है उसको जानती है और उसके मुताबिक जो है खुद अमेरिकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कुछ 70 दफ़ा ये जिक्र किया कि पाकिस्तान ने इतने तियारे गिराए। अब ये जो सारा माहौल था पाकिस्तान को जो है वो मुख्तलिफ फोरम्स पे आपने देखा कि गुज़िश्ता 1 साल के अंदर पाकिस्तान को सफारती सतह पे कितनी मरकज़ियत मिली है। तो ये सारा जो पाकिस्तान का जो मकाम है, ये ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के गिर्द ही घूमता है और उसी की एक्सटेंशन हम देख रहे हैं इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर। तो ये वो पाकिस्तान ने अपने आप को एक जो बड़ी मिलिट्री पावर्स के अंदर जो है वो खुद को तस्लीम करा लिया है और भारत को एक शर्मनाक शिकस्त हुई है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि मोदी जो है वो बड़ी ढिठाई से पार्लियामेंट के अंदर जब वो बैठे होते हैं तो उनकी अपोजिशन जो है वो जमातें उनके खिलाफ किस तरह का गुफ्तगू कर रही होती हैं। इसी ऑपरेशन जो उनका सिंदूर है जिसकी नाकामी और जो पाकिस्तान की कामयाबी है उस पे उनको जब हत्फ़े तनकीद का निशाना बनाया होता है तो बड़ी ढिठाई से सुन रहे होते हैं। और फिर उनकी ढिठाई का ये आलम भी जो है वो बड़ा कमाल का है कि वो जो है जब अवामी जलसों से ख़िताब करते हैं तो उसको अपनी कामयाबी गिनते हैं। अब ये कौन-सी कामयाबी है जहाँ आपके जदीद तरीन तियारे गिर गए हैं, जहाँ आपके ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो गए हैं, जहाँ आपका जो वो जदीद तरीन जो S-400 मिसाइल सिस्टम है उसकी बैटरीज़ तबाह हो गई हैं।
तो ये तो आपने जो है ना, और फिर आप जो है वो अवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान ने जो J-10 सी तैयारे थे चीन के, जिनके ज़रिए जो है वो जंग में जो है वो इस्तेमाल किया गया और उन्होंने अपनी ताक बिठाई। तो आप देखें कि उसके जो शेयर्स हैं वो कितने गुना बढ़े हैं चीन के अंदर, और हम्म। पूरी दुनिया उनके खरीदार है। चीनी असला जिसको पहले कोई नहीं पूछता था, अब वो उसने अपनी अहमियत तस्लीम करा ली है। पूरी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ क्या असर किया है। अगर कोई नहीं समझता तो वो मोदी नहीं समझता। मोदी जो है वो ढिठाई, हम्म। वो कहते हैं ना कि झूठ इतना बोलो कि उस पे सच का गुमान होने लगे। तो मोदी जो है वो 1.25 अरब जो इंडियंस हैं उनको बेवकूफ़ बना रहा है, और इंडियंस को देखना चाहिए कि आज़ाद दुनिया क्या कह रही है उनके बारे में क्या सोचती है। आज वो आइसोलेशन का शिकार है, खुद इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बहस है कि इंडिया आज कहाँ पे खड़ा है। तो 1 साल के अंदर मैं हम्म। समझता हूँ कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो है, उसने पाकिस्तान को हिमालय जितनी बुलंदियाँ अता की हैं, और इंडिया जो है वो अब गहरे समुद्रों के अंदर जो है वो जा चुका है, गर्क है, वो अपनी खिफ़त का नो डाउट। शिकार है, और एक बहुत ही जो है वो हम्म। समझे कि लोअर लेवल पे है। उसकी तमाम डिप्लोमेसी, उसकी सारी जो है वो दुनिया के अंदर जो अपने आप को तीसरी बड़ी कुव्वत के तौर पे वो पेश कर रहा था, तो वो सारा कुछ खाक में मिल गया है। बिल्कुल ठीक है, मैं शोधक साहब की जानी पड़ूंगी। शोधक साहब, थैंक्स फॉर जॉइन अस। आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जो अवाम है उनको भी आइडिया हो गया है कि उनका ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ और पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कामयाब हुआ? नहीं, अगर इंतखाबी नताइज में देखना है तो जैसे मगरबी बंगाल में मोदी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, ये बताता है कि हम्म। हिंदुस्तान का जो आम वोटर है वो बहुत हद तक, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसे कल्ट का शिकार हो चुका है कि हकीकत सारी दुनिया के सामने ऐसे डाल साहब वैसे बता रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हम्म। अंदर दाखिली सूरत हाल और कम से कम आम वोटर की हद तक ये बात उस तरह नहीं है। लोग हिंदुस्तान में मोदी को अभी भी एक बहुत बड़े नेता के रूप में देखते हैं, जिसकी 56 इंच की छाती है, सारी दुनिया के मुल्कों के लीडरों को वो गले लगाता फिरता है, वगैरह वगैरह। देखिए, प्रोपोगंडे में और सच में जो एक बड़ा फ़र्क है वो तो ज़ाहिर है, आप सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको अंदाज़ा हो गई। किसी भी हम्म। दाखिली समाज में किसी एक शख्सियत का कल्ट पैदा करके और लोगों को लंबे अरसे तक बेवकूफ़ बनाए रखना मुमकिन है। हमने तारीख़ में इससे पहले भी ऐसे मिसालें देखी हैं, हम असर दुनिया में भी ऐसी मिसालें देख रहे हैं, और उनमें से एक मिसाल हिंदुस्तान भी है कि वहाँ मगरबी बंगाल में कितने अरसे से ममता बनर्जी की हुकूमत थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, लेकिन वो 3 साढ़े 3 दहाइयों के बाद मोदी सरकार मगरबी बंगाल में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई है। और जो एक ख़ास वजह है कि एक एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट जिस तरह हिंदुस्तान में खड़ा किया गया है, वो बहुत अफसोसनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है। ये CAA लगा के, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसके तहत लगभग 19 मिलियन लोग, 1,90,00,000 लोगों की शहरियत मनसूख की गई है आसाम और बंगाल में, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी सरकार ने हालिया इंतखाबात में उठाया है। और ज़ाहिर है, एक इंतखाब एक बहुत बड़ा इंतखाबी सेटअप हो तो पूरे मुल्क में उसकी जो लहर होती है वो दूर तक जाती है। और मुझे एक क्या कहते हैं, ख़तरे की बात है कि हिंदुस्तान में आवाम अभी तक उनकी आंखें नहीं खुली, और इसलिए शायद कल परसों फॉरेन अफेयर मैगज़ीन में एक बड़ा तफसीली मजमून छाया हुआ है। जो लोग IR से दिलचस्पी रखते हैं उन्हें पता है कि फॉरेन अफेयर्स दुनिया में मोतबर मैगज़ीन्स में से एक है, जहां ये मजमून छाया हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक और जंग करीब है, और शायद अब की बार अमेरिका इस जंग में इंटरवेंशन करके इसे रुकवाने या इसकी सालसी करवाने की पोजीशन में भी नहीं होगा। तो हिंदुस्तान जो पिछले साल उन्हें फ़ौजी शिकस्त हुई, फिर वो पिछले 1 साल में फ़ौजी शिकस्त सिफारती शिकस्त में तब्दील हो गई। आइंदा अगले इंतखाबात जो 2030 में होंगे, उनकी तैयारी शायद इसीलिए वो अभी से शुरू कर चुके हुए हैं मोदी एंड बीजेपी, और उनका तरीका वारदात यही रहा है कि वो हमेशा इंतखाबी सियासत में पाकिस्तान मुखालफत को और इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत को इंतखाबी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
तो हिंदुस्तान की हालिया मौजूदा हालात जो हैं वो तो ऐसे ही हैं कि फ़िलहाल वो सावन के अंधे हैं जिन्हें हरा ही हरा नज़र आता है मोदी साहब में। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो मैं ये करना चाह रहा था कि पिछले 1 साल में जब ये बुनियानो मरसूस या ऑपरेशन नाम नेहाद सिंदूर हुआ, तो उसके बाद हमारे यहाँ भी कुछ दोस्त ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि 12 अप्रैल को हमारे फील्ड मार्शल ने जो तकरीर की थी इस्लामाबाद में, जिसमें उन्होंने 2 कौमी नज़रिए का हवाला दिया था, फिर उसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या हुआ और फिर बाकी जो कुछ हुआ वो तो ज़ाहिर तारीख़ का हिस्सा है। मैं ज़रा रिकॉर्ड की करेक्शन इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरा ये मजबून है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप 12 अप्रैल से पहले 30 जनवरी 2025 को याद कीजिए, जब सारे का सारा इंडियन इलीट अयोध्या में मौजूद थी और बाबरी मस्जिद की शहादत की जगह पे राम मंदिर तामीर किया जा चुका था और राम मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी थी, जिसमें मोहन भागवत जो आरएसएस के सरबराह हैं वो थे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की मुजस्सम शक्ल मोदी वहाँ मौजूद थे, इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टार, बल्कि हिंदुस्तानी क्रिकेट जिसको भगवान कहती है, सचिन तेंदुलकर, वो वहाँ मौजूद थे, और हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार डॉन फलान ढिमकान अमिताभ बच्चन वहाँ मौजूद थे। सिर्फ यही मौजूद नहीं थे बल्कि वो अडानी और अंबानीज भी वहीं मौजूद थे। तो आप राम मंदिर बनाएं बाबरी मस्जिद को गिराकर, और वहाँ आप ये नारा लगाएं कि हमने 1000 साल इस्लाम का बदला ले लिया है और हमने ये कर दिया है और वो कर दिया है। वो चीज़ हमारे मुबस्सिरीन को नज़र ना आए और आलमी माहिरीन को नज़र ना आए और ख़ुद हिंदुस्तान में रहने वाले नाम नहाद पढ़े लिखे तज्जियाकारों को नज़र ना आए और इन्हें 12 अप्रैल ज़्यादा याद रहता है, तो समझने की ज़रूरत ये है कि ये पाकिस्तान नहीं है जो खुदा न खास्ता हिंदुओं की दुश्मनी पर कायम हुआ है या एंटी हिंदूइज़्म पर कायम हुआ है। ये बीजेपी और आरएसएस है जिसकी नींव और बुनियाद इस्लाम दुश्मनी और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों से दुश्मनी में रखी गई है। समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान अपना दिफा कर रहा था और 12 अप्रैल 2025 को हमारे फील्ड मार्शल ने जब 2 कौमी नज़रिए की बात की थी तो हम उस हिंदू जहनीत की बात कर रहे थे जो नस्ल परस्ती पर मबनी है और जो ये बात मानती है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है और हम एक ब्राह्मण राज लेकर आएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता हिंदुओं के लिए और अपनी अक़लियतों के लिए कोई मुश्किल या एक ऐसा तासुबाना मुल्क होता तो अभी हमारे हाल ही में CSS का रिज़ल्ट आया है, पाकिस्तान से हमारे हिंदू बरादरी के 2 नौजवान बच्चे पुलिस सर्विस में CSS करके भर्ती हुए। पाकिस्तान में राणा भगवान दास चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले वजीर कानून थे, कायदे आज़म ने जगन्नाथ आज़ाद को कहा था कौमी तराना लिखे। पाकिस्तान हिंदुओं की दुश्मनी पर नहीं बनाया गया, ये बहुत ज़रूरी है और ये हमारे बच्चों को भी बताना बिल्कुल ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन होना भी जरूरी थी। बहुत शुक्रिया शोजब साहब, नवाल मोहन, सैयद वसीम सज्जाद साहब। वसीम साहब, जैसे कि मैं जो वही बात करूंगी जो शोजब साहब ने की थी कि भारतीय आवाम को क्या ये समझ लगी है कि उनका ऑपरेशन नाकाम हुआ और पाकिस्तान का ऑपरेशन कामयाब हुआ, पाकिस्तान जीत गया है। तो चले, अगर नेशनल मीडिया की बात नहीं माननी, यहाँ पर मैं पाकिस्तान की आवाज से बात कर रही हूँ उन्होंने, तो इंटरनेशनल मीडिया को तो कम से कम सुन लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। ये तो आलमी तौर पर इस वक्त साबित शुदा है कि पाकिस्तान ये जंग जीत गया। जी यकीनन, ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अगर आप मई से पहले देखते हैं पाकिस्तान का स्टेटस, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी चंद एक तबका था, जिस तरह इंतशार फसाद की तरफ से इंतशार फसाद फैलाया जा रहा था सोशल मीडिया के जरिए और परसेप्शन डेवलप हो चुका था। अगर दुनिया के अंदर ये भी उधर भी एहतजाज कराए गए और जिस तरह से पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया, वो दुश्मन ये समझ रहा था कि इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता। उस वक्त मैं अल्लाह कहता हूँ कि अमेरिका भी उस वक्त शामिल था, इसराइल भी शामिल था, इस साजिश का हिस्सा था इंडिया के साथ। और इंडिया का जो इमेज था उस खित्ते के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर खास तौर पे, वो SHO वाला था। अमेरिका और दूसरी दुनिया इंडिया को अगेंस्ट टू चाइना और पाकिस्तान तैयार कर रही थी और यकीनन काफी अरसे से, काफी सालों से अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के कोई अच्छे ताल्लुकात भी नहीं थे, सफारती लिहाज से भी, हुकूमती लिहाज से भी। जैसे ही अल्लाह पाक ने ये ऑपरेशन में जो मई वाला ऑपरेशन था, अल्लाह ताला ने हमें जो कामयाबी दी और सुरखरू किया,
उस दिन के बाद दुनिया की आंखें खुल गई। जो समझ रहे थे भारत को, जिस तरह से हम लीडर्स हमारे थे जनूबी एशिया में चौधराट उसकी कायम करने जा रहे थे, मेरे ख्याल में जिस तरह का अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, अभी उनके साथ अवाम तो साथ खड़ी होगी अफवाज पाकिस्तान के साथ, और जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल जनरल ने वो बड़ी जहानत के साथ और उनकी क़यादत में तीनों मुसल्लह अफवाज ने मिल के दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये पहली जंग थी, चंद घंटों के अंदर चित करके रख दी, और जिस तरह से भारत को धचका लगा है, आज तक मोदी अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता। और पार्लियामान के अंदर अगर उसकी देखते हैं तो जिस तरह से मोदी सिलेंडर के नारे लगते हैं, और बदकिस्मती इनकी देखें, इस ऑपरेशन संदूर नाम रखते हैं, नाम की सिलेक्शन तो देखें, तो फिर वो जिस तरह नाम रखा और जिस तरह से पाकिस्तान इनकी धुलाई की है, अब उसके बाद पाकिस्तान का नाम दुनिया में जिस तरह देखा जा रहा है इज्जत और एहतराम के साथ, फिर जिस तरह से ईरान और अमेरिका जंग हुई थी, फिर जंग हुई, उसमें पाकिस्तान का किरदार आया। ये जो ट्रंप बार बार तारीफें करता है नहीं करता, उस वक्त एक दिन पहले तो उनकी स्टेटमेंट, अगले दिन ठीक है वसीम साहब, लेट मी इंटरप्ट यू। शोजब साहब ने फरमाया कि भारतीय इस वक्त नहीं मान रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत हुई है, तो मैंने कहा अगर पाकिस्तानी खबरों को या पाकिस्तान जो खबरें नशर कर रहा है जिस तरह से, अगर उसको नहीं मानना तो क्या इंटरनेशनली भी खबरों की तरदीद की जा सकती है भारत की जानिब से? मोहतरमा, भारतीय एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें भारतीय अवाम जब इनके पार्लियामेंटेरियन हलकों में जाते हैं, जो आज से पहले पिछले साल जो मई से पहले, आप यकीन करें उस वक्त इनकी इज्जत कुछ और थी। अब वो नफरत की निगाह, वो इस समय आप शिकस्त खोरदा हम लोग हैं, आप तो बड़ी बढ़ के मारते थे, और मोदी की सियासत भी एंटी मुस्लिम था। और जिस तरह से ये दो जो खास तौर पर रियासतें हैं, इसराइल और इंडिया की दोनों जो क़यादत मौजूदा जो इस वक्त रन कर रही हैं, इक़्तिदार में बैठी हुई हैं और बड़े काफी अरसे से बैठे हैं, मोदी को भी देखते हैं, नेतन्याहू को भी देखते हैं, तो जिस तरह से दोनों का ये था एंटी मुस्लिम इन्होंने परसेप्शन डेवलप किया, और एक उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बयानिया बनाया, वो खड़ा अवाम को, दोनों मुल्कों की अवाम को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया। अब दोनों ही शिकस्त खा चुके हैं, इसराइल का वजीर आजम भी शिकस्त खा चुका है, और पहले उन्हें गाजा से शिकस्त खाई, लेबनान से शिकस्त खाई, फिर ईरान से शिकस्त खाई, अब इंडिया में देख रहे हैं। इंडिया को चंद घंटों के अंदर जिस तरह फौज ने, हमारी पाक फौज मुसल्लह फौज ने मिलकर जवाब दिया है, पाकिस्तानी कौम भी उनके साथ खड़ी थी, उसकी तो कहीं नजीर ही नहीं मिलती, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। ये करंट मौजूदा आर्मी चीफ जनाब आता है, उनका कायदाना किरदार है, उनकी हिकमत अमली है, जिस अंदाज के साथ उन्होंने ये कदम उठाया और जिस अंदाज से उन्होंने ये जवाब दिया, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को, ट्रंप नहीं भूल रहा, ट्रंप की आपने देखा कई मेरे ख्याल 15-20 बार तो वो ये जिक्र कर चुका है कि पाकिस्तान ने इतने त्यारे गिरा दिए। आज देखें, जब वो एक गठजोड़ था इसराइल, अमेरिका, भारत का, आज वो हमारी तारीफें करता है। किस लिए करता है? उसने अपनी इज्जत बचाई है। अमेरिका ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया है कि उन्होंने अपनी इज्जत बचा के पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। अमेरिका को तो शिकस्त जमयू ने दे दी, लेबनान के अंदर दे दी, हिजबुल्लाह ने दे दी, हमास ने दे दी, ईरान ने। यानी कि आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता ना, आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता, और भारतीय ये कर रहे हैं। मैं मांडा साहब की जानिब बोलूंगी। मांडा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मांडा साहब, आज तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बेबाक अंदाज में पाकिस्तान की जीत का जश्न भी मनाया, ऐलान भी किया, पाकिस्तानी कौम भी खुशियां मना रही है। फरमाइए कि आपको क्या तरजीह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महवश। देखें, ये जो मार्ग का हक है, ये एक महज फौजी ऑपरेशन नहीं था या दो मुल्कों का आपस में कोई जंग नहीं थी। ये एक हक व बातल का वो पायदार एक जदोजहद का बाब था, जिसकी बुनियाद ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह के ऊपर थी, और उस जज्बे के तहत ये मार्का जो है ना, ये सर किया। तो जो ऑपरेशन का नाम था, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि बेशक अल्लाह पाक उन लोगों को दोस्त बनाता है जो अल्लाह की राह में सफ बस्ता होकर लड़ते हैं। बुनियानुम मरसूस, एक संग और शीशा पलाई हुई दीवार की तरह। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो अमल हमने अमली मज़ारा जो देखा, जो दुश्मन को जो धूल चटाई
अपने से 6-7 गुना बड़े दुश्मन को, मेरा उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और इतना बड़ा उसका तकब्बर, गरूर, जिसको खाक में मिलाया। तो मेरा ख्याल है कि ये मार का हक, इसकी पूरी दुनिया में तारीफ़ें हो रही हैं, तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब भी कोई फ़िरौन, जो तकब्बर वाले लोग अपनी मादी ताकतों को सामने रखते हुए मजलूमों को कुचलने की कोशिश करते हैं, तो रब्बुल जलाल की ज़ात उनके सामने एक ऐसा ग्रोह खड़ा कर देती है जो तादाद में असले के लिहाज से तो कम होता है, लेकिन उनकी अल्लाह के ऊपर तवक्कल बहुत ज़्यादा होती है। वो अपनी जो ज़िंदगी का मकसूद है, वो शहादत को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिर वो शिकस्त देना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि भारत ने जो सबक सीखे हैं 2019 हो, जब उसके 2 त्यारे जो है शूट डाउन किए और उनका पायलट जहाँ जो है गिरफ्तार किया अभिनंदन, और उसके बाद जमार का हक, मेरा हक अभी वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल रहे नहीं है। और इसी तरीके से हमने जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम मार्का हक को, मेरा ख्याल है कि आगे हमने एक अज़म भी इसके साथ करना है कि हमें अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करना है, यकजहती पैदा करनी है, और इस तरीके से बुनियाद मरसूस की तरह ही हमने रहना है ताकि मुल्क आगे बढ़े। और दुश्मन जो है ना वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, बाहर से या अंदर से, मेरा ख्याल है कि वो हमारी सफ़ों में दरारें पैदा ना कर सके। और यही एक कामयाबी का रास्ता है। वो हम नहीं कह रहे, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुम फ़िअतन फ़स्बतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए ईमान वालो, जब तुम्हारा मुकाबला कफ़ार की फ़ौज से हो जाए तो साबित कदम रहो। क्या करो? साबित कदम रहो, डट जाओ और अल्लाह को कसरत से याद करो कि ताकि तुम फलाह पाओ। वातियुल्लाह व रसूलहु वला तनाज़अहु फतफ़शलू व तज़हबु रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो, और आपस में मत झगड़ो, तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरा ख्याल है कि इसी लाइन के ऊपर हमें चलना है, आपस में इत्तेहाद कायम करना है, यूनिटी कायम करनी है, और जो हमारी मुआशी पोजीशन है उसके लिए भी हमें बुनियाद मरसूस मार्का हक जो है ना उसको भी सर करना है। और वो सर कैसे होना है? ये जितने मनी लॉर्डर्स या 4 मुल्क का लूटने वाले जिन्होंने अपने जजीरे बाद बढ़ाए हैं, बड़े बड़े अंपायर बार खड़े किए हैं, मेरा ख्याल है कि उनके खिलाफ भी एक किसी भी बड़े मजबूत मार्के की ज़रूरत है, ताकि जो हमने कशकोल पकड़ा हुआ है उस कशकोल से जो है ना हम अस्करी लिहाज से, तो जो दुनिया में लोहा हमने मनाया पूरी दुनिया उसको मानती है। मेरा ख्याल है कि मुआशी लिहाज से भी हमें अपने आप को मजबूत कर, जब तक हम मुआशी लिहाज से मजबूत नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में तमाशा बनेंगे, दुनिया में डिक्टेट करेगी। उम्मीद तो की जा सकती है ना कि हम जंगी मुहाज पर कामयाब हो गए, सिफारती मुहाज पर कामयाब हो गए, और अब चूंकि मौशियत किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानंद होती है, तो अब हम मौशी मुहाज पर भी जो है वो कामयाबियां समेट लेंगे। इस चीज की उम्मीद तो है ना आपको? नहीं, बिल्कुल। हालात जो हैं, जिन लोगों को हमने लगाया हुआ है, जिनके हाथ में स्टीयरिंग दिए हुए हैं, तो मेरा उनके ट्रैक रिकॉर्ड इस काबिल नहीं है कि वो लोग जो है मुआशी जो है इनको बेहतरी ला सकते हैं। ये मेरा है, इनको किसी और काम पे लगाना था, जिनके अपने जो इनको पनामा में कोई ट्रामा में पता नहीं कहाँ का नाम है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो दुनिया समझती है कि ये किस मोरे के लोग थे और कहाँ इनको बैठाया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये सोचना पड़ेगा। ये बहुत सारे जितने भी लोग स्टेक होल्डर हैं मुल्क के और जो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, वो अगर इन बातों के ऊपर गौर नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो इनके अपने अल्फाज हैं। ये जगह शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है कि हम जब जाते हैं IMF की को एक साथ लेने के लिए दूसरे ममालिक में कोई खुफिया दौरे गुजारी दौरे, तो हमें जो मदद करते हैं तो हमें उनकी वो शराइत भी माननी पड़ती हैं जिनके मानने का कोई जवाब ही नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि वो किस लिए, वो इसीलिए कि आप मुआशी तौर के ऊपर बहुत कमज़ोर है। और मेरा ख्याल है मुआशी मैदान में आपको अगर सर करना है तो फिर आपको बड़ा फेयर निज़ाम, ज़ीरो टॉलरेंस, जिस तरीके से हमार का हक को सर करते हैं, वहाँ फिर हम देखते नहीं हैं कि दुश्मन की तादाद क्या है, कितने साइज में बड़ा है, तो हम मेरा ख्याल है उसको सर कर लेते हैं। तो ये सर करना को मुश्किल नहीं है। अगर हम सरहदों के पार जाके कंट्रोल कर लेते हैं तो सरहदों के अंदर को मसला नहीं है। मेरा ख्याल कि यहाँ अपने जो है ना गुड गवर्नेंस उसको कायम किया जाए और जो सही लोग हैं उनको सही जगह के ऊपर जो है ना बैठाया जाए।
राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस का आप कह रहे हैं। हाँ, मैं सजा साहब आपकी जानिब बढ़ूं तो देखिए ये कुदरत का खेल आप देखें, एक साल कबल अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी का किरदार कहना ही है, जंगबंदी के लिए किरदार तो अदा किया, और अब एक साल बाद पाकिस्तान वो उस कुर्सी के ऊपर, उस तख्त के ऊपर बैठा हुआ है कि जहां पर वो सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ये तब्दीली एक साल में आना इससे दिखता है। जी, ये ज़ाहिर है कि एक जो पिछले एक साल के अंदर बुनियादी तौर पे तो ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो बड़ी कामयाबी है, उसी कामयाबी ने जो एतमाद गेन किया है पूरी दुनिया का, जिसमें अमेरिका सर-ए-फ़हरिस्त है। और अमेरिका ये याद हो आप सबको कि वो एक तरह से भारत का डिफेंस पार्टनर रहा है, उसके साथ मुआहदे हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो असला भी अमेरिका से ख़रीदता रहा है। तो उसकी बायलैटरल ट्रेड बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ आना इंडिया को जो है वो पिछले एक साल से एक तरह से जो है वो ट्रंप ने वो कोई अहमियत नहीं दी और उनके और मोदी के दरमियान एक सरमोरी की सी कैफियत है। तो ये सारी जो टर्न है ये बुनियादी तौर पे उसी जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी की वजह से जो है पाकिस्तान को इस साल इसका किरदार मिला है। और फिर ये है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क था जो दोनों मुल्कों के लिए काबिल कबूल हो सकता था। ईरान के लिए भी ज़ाहिर है, आपने देखा होगा कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद जो है वो ईरानी क़यादत स्पेशली तौर पे पाकिस्तान को मुबारकबाद देने इस्लामाबाद आई थी। और पाकिस्तान की जो है वो उसके बाद जो है वो दोनों तरफ जो है बड़े आला सतही वफूद का तबादला हुआ। तो ये जो हमारा आप देखें कि इस्लामाबाद की एक मरकज़ी सड़क है, उसका नाम जो है वो ईरान के नाम पे रखा गया है, ईरान एवेन्यू रखा गया। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये जो है वो एक दोनों मुल्कों के लिए जो है वो पाकिस्तान काबिल कबूल था। पाकिस्तान ने ये रोल प्ले किया है, अभी भी कर रहा है, अभी भी जो है वो पूरी दुनिया जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए कि ये किसी भी तौर पे हल हो तो वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पाकिस्तान की जो आला सिविल और अस्करी क़यादत है वो शब-ओ-रोज़ ये कोशिश कर रही है कि ये अगले जो है वो एक आध हफ्ते के अंदर कोई तवीलुल मुद्दती मुआहदा न भी हो तो कोई कलीलुल मुद्दती जो है वो मुआहदा इत्तफ़ाक़ कर लिया जाए, ताकि दुनिया इस जो गू-मगू की कैफ़ियत है, जो एनर्जी क्राइसिस है, तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, उससे निकल चले तो आगे जो है वो जाके जो है वो फिर कोई पायदार हल की तरफ जो है वो बढ़ा जा सकता है। अब तो उसमें दुनिया के बहुत से मुल्क आपने देखा होगा कि जो है वो कोशिशें शुरू कर दी हैं, बड़ी ताकतों ने शुरू कर दी हैं। अगली जुमेरात को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीनी दौरे पे जा रहे हैं। चीन का वहाँ पे जो है वो वन चाइना के हवाले से एक ही उनका जो सबसे टॉप एजेंडा है कि ताइवान की जो सपोर्ट है वो अमेरिका ख़त्म करे। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि वो जब चीन जाएँ, बीजिंग उतरें, तो ये जो इस्लामाबाद से वो होके जाएँ, स्टॉप ओवर करें और यहाँ कोई बड़ा मुआहदा करें, ताकि जो है वो एक बड़े एतमाद के साथ वो चीन जा सकें। क्योंकि चीन में उनके लिए जो एजेंडा है वो काफ़ी हैवी है, सख्त है। ट्रंप भी जो है ज़ाहिर है दोनों एक ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। तो ये मीटिंग्स अमेरिका और चीन के लिए जहाँ पे अहम है, ये दौरा वो पूरी दुनिया के लिए अहम है। और ट्रंप जो है वो जाते हुए ये मसला हल करना चाहते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ईरान जो है वो कितना एग्री है। अभी जो मामलात जो है जिस चार्टर की बातें की जा रही हैं कि जो सामने आ रहा है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि यूरेनियम भी उसमें शामिल नहीं है, अबनाए हुर्मुज़ भी नहीं है। तो फिर तो अगर जो है ये दोनों मामले उसमें शामिल नहीं हैं, तो फिर कोई कलीलुल मुद्दती जो है वो एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि ये फायर बंदी जो है, जंग बंदी है, उसकी एक्सटेंशन है तो कुछ हो सकती है। लेकिन फिर कोई जो है वो पायदार अमन जो है उसकी क़याम तो फ़िलहाल जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आता। और ट्रंप जो है उनको फेस सेविंग कैसे मिलेगी, कैसे होगी, वो चीन कितने एतमाद के साथ जा सकेंगे अगर वो कोई मुआहदे किसी पे नहीं पहुंच सकते। उनकी अपनी जो ग्राफ है अमेरिका के अंदर वो तेज़ी से गिर रहा है, वो जो है कम तरीन सतह पे है। आगे जो है नवंबर में जो है वो इलेक्शंस का भी सामना है उन्हें, जहाँ पे जो है वो उनकी जो अमेरिकी पार्लियामेंट है, कांग्रेस है और उसके अंदर जो है उनकी
जो एक मामूली बर्तरी है वो ख़त्म हो सकती है, दांव पे है। तो ये सारे जी। मामलात हैं जो बड़े नाज़ुक हैं, और इन नाज़ुक हुँ, लम्हात में जो पाकिस्तान का किरदार है, अमेरिका भी उसकी तरफ देख रहा है, ईरान भी देख रहा है, हुँ, हमारी हुँ, अरब वर्ल्ड भी उसकी तरफ देख रही है, और पूरी दुनिया भी देख रही है कि बिल्कुल। पाकिस्तान इस मामले पे क्या किरदार अदा करता है। अब ये देखें कि ये भी एक खुदा का समझें कि क्या एक टर्निंग पॉइंट है कि महज़ 1 साल के अंदर जो है वो पाकिस्तान जिस पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाता था, इंडिया जो है वो पूरी दुनिया हुँ, में प्रोपेगेंडा करता था जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये है, वो है। अब दुनिया जो हुँ, है उसको एक पीस मेकर के तौर पे देख रही है। तो ये इट बिल्कुल। सेल्फ जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा रोल है, और ये वो रोल है जिसकी बुनियाद पे जो है वो ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद जो है बिल्कुल ठीक, तो उसके ज़्यादातर ये एतमाद में पाकिस्तान की इज़ाफ़ा बहुत होगा। बड़ी कामयाबी है और ये कम अरसे में 1 साल में जो है ना वो अपना इमेज ज़रा तब्दील करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता लेकिन पाकिस्तान जो है वो ये काम कर गया है। जोसेफ साहब आपने जंग का ज़िक्र किया, मुझे बताएँ अगली जंग का अगर हुई तो फिर क्या ये पानी पे होगी जंग? इंडिया पाकिस्तान के बीच में बुनियादी तनाज़ा तनाज़ा कश्मीर है। जब तक कश्मीर का तनाज़ा कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत के हक़ तक हल नहीं होता, तब तक हिंदुस्तान और हुँ, पाकिस्तान के दरमियान कई मार्का हक़ होंगे, और पाकिस्तान की जी, खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की लाइफलाइन कश्मीर से वाबस्ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कश्मीर को इस हाल में छोड़ दिया जाए और पाकिस्तान हिंदुस्तान तरक्की या मुश्तरका अमन या मुश्तरका मुस्तकबिल की तरफ बढ़े। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, तब तक ये अंदेशा हमेशा मौजूद रहेगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान किसी जंग की तरफ जा सकते हैं। ये बुनियादी बात है। अमेरिका और ईरान के दरमियान लेकिन भी अमेरिका और ईरान के दरमियान भी जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होगा, तब तक मशरिक़ वस्ता में हुँ, कोई पायदार अमन नहीं आ सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक कौम को, जिसके हक़ खुद इरादियत को अक़वाम आलम ने तस्लीम कर रखा है अपनी करारदादों में, उसे उसके हक़ खुद इरादियत से महरूम करें। कश्मीरी और फ़लस्तीनी हुँ, अपनी आज़ादी के बहुत करीब हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह 7 अक्टूबर 2023 गज़ा की जंग है, और गुज़िश्ता साल मई में होने वाला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मार्का है। ये दोनों तनाज़े अपनी एसेंस में बहुत ही तवील और खुश्क तारीख़ रखते थे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, ये 71 में दुनिया ने ये मान लिया था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी कन्वेंशनल या रिवायती फ़ौज हिंदुस्तान की रिवायती फ़ौज के मुकाबले में कमज़ोर है। और ये सिर्फ दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी बड़े माहिरीन ये बात कहा करते थे कि पाकिस्तान के पास चूँकि रिवायती फ़ौज कम है, असला कम है, इसलिए हम हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक हथियार तैयार करेंगे, यानी एटम बम बनाएंगे। इस जंग में हुँ, पिछले 50-60 साल का ये तिलिस्म टूटा है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं किए और ना ही न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी है। हमने इस जंग की पहली ही रात में हिंदुस्तान के 6 या 7 जहाज़ गिराए, उसमें राफेल था। बिल्कुल, ठीक, तो बिल्कुल और सर। ये उस पहले 40-50 मिनट में ही हमने वो जो रिवायती जंग है ना, पिछले 50-60 साल का जो एक तासुर है, वो हमने तोड़ दिया। हम पीयर कंपेटिटर हैं इंडिया के व्हेन इट कम्स टू रेगुलर फौज, और हम हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल क्यों करेंगे जब हमारी रिवायती फौज और हमारी एयर फोर्स ही उनके दांत खट्टे करने के लिए काफ़ी है। आज सारी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये 2006-7 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान नाम दिया जाता था अमेरिका की तरफ से। दिस इज़ एफ पाक रीजन। रिचर्ड हालब्रोक यहाँ नुमाइंदा खसूसी हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक आंख से देखते हैं। अब हिंदुस्तान ने जो पिछले 15 साल में मेहनत की है, वो मई 2025 में मलिया मेट हुई है। सारी दुनिया हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक ही आंख से देखती है, और इस एक आंख में जो एक कील है, जो एक कांटा है, वो कश्मीर का तनाज़ा है। जब तक हल नहीं होगा, ट्रंप 85 दफ़ा कह चुके हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग बंदी करवाई है, मैं किसी भी सालसी के लिए तैयार हूँ। हिंदुस्तान दुनिया में डिप्लोमेटिकली आइसोलेट है, पाकिस्तान नहीं। हम दुनिया में सिफारतकारी का मरकज़ हैं इस वक्त। एक दूसरा,
2023 सितंबर में नेतन्याहू ने कहा था जी ये ब्लेस्ड मिडल ईस्ट है जिसमें फलां फलां मुल्क है, और ये ईवल मिडल ईस्ट है जिसमें फलां फलां मुल्क है। जो नक्शा वो दिखा रहे थे उस नक्शे में फ़लस्तीन कहीं नहीं था। आज फ़लस्तीन दुनिया की सिफारतकारी का सबसे अहम मसला है। गजा पीस बोर्ड है, उसमें टोनी ब्लेयर जैसे टेक्नोक्रेट इन्वॉल्व हैं, वो जैसे भी हैं वो एक अलग बात है, लेकिन दुनिया में क़याम अमन के लिए अगर मसला फ़लस्तीन हल नहीं किया जाएगा तो मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया से 20% एनर्जी मशरिक़ वस्ता से जाती है, दुनिया से 44% फर्टिलाइज़र मशरिक़ वस्ता से जाता है। आप दुनिया को भूखा रख के और दुनिया की मईशत का पहिया रोक कर इसराइल की तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे कि इसराइल जहाँ चाहे जब चाहे बमबारी करे, बदमाशी करे, लोगों को कत्ल करे। वो खुली छूट अब इसराइल के पास नहीं, वो खुली छूट अब अमेरिका के पास नहीं, वो खुली छूट अब हिंदुस्तान के पास नहीं। दुनिया बहुत बदल गई है। लेनिन ने कहा था आलमी सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें साल हा साल गुजर जाते हैं मगर हफ्तों तक का वक्त नहीं गुजरता, और इसमें कई हफ्ते ऐसे आते हैं कि उसमें सदियां गुजर जाती हैं। हमने पिछले 1 साल में शायद 80 साला तारीख के सारे औराक पलट दिए। कश्मीर तो एक ऐसा हल होने वाला मुद्दा है जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वसीम साहब, आप भी जाने का अगर बढ़ूं तो कश्मीर पाकिस्तान की शेर रग है। मुझे बताएंगे ये जब जंग पाकिस्तान जीत गया तब भी पाकिस्तान मसले कश्मीर के ऊपर बात कर सकता था, हालांकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे होने शुरू हो गए थे। इवन अब भी बड़े गहरे ताल्लुकात माने जाते हैं सिफारती लिहाज पर भी। तो मुझे बताएं मसला कश्मीर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान का जो सख्त स्टांस है वो बरकरार है, इसके ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ के नहीं? यकीनन कश्मीर ही दुनिया के 2 बड़े इशू हैं। जैसे वो मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि फलस्तीन और कश्मीर, पाकिस्तान का ये फैसला है कश्मीर के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, और इस खित्ते में अगर अमन को बरकरार रखना है, और मेरे ख्याल में दुनिया भी ये समझती है कश्मीर का जो मसला जब तक हल नहीं होगा उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते। यकीनन अमेरिका और पूरी दुनिया को इसमें किरदार अदा करने की जरूरत है। पाकिस्तान कभी 1 इंच भी कश्मीर के हवाले से पीछे नहीं हटेगा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। अमेरिका कैसे किरदार अदा करेगा? अमेरिका तो मैं मादरत के साथ हमेशा सच्ची बात कर ही देता हूँ। मैं हमेशा ये समझता हूँ कुछ बड़ी ताकतें नहीं चाहती ये फलस्तीन का मसला और कश्मीर का मसला हल हो जाए। उनके मफादात हैं, उनके मुल्क के मफादात हैं, इंटरेस्ट है, असला बिकता है, उनके किरदार सामने नजर आता है। खासतौर पे ये कब चाहेंगे अगर फलस्तीन और कश्मीर का मसला हल हो जाए तो मेरे ख्याल में फिर इनके जो बिजनेस है वो कहा जाएगा, असला ये बेचते हैं, इसी आड़ में मामलात उनके मफादात होते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है जो फलस्तीन और कश्मीर का मसला हल किए बगैर दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। 7 अक्टूबर के बाद हालात दुनिया के बदल गए हैं। अब बड़ी ताकतों को इस चीज का एहसास हो गया, खासतौर पर पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम हो गया है। आप ये देखें मार्च के बाद दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, चीन पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। अब चीन ये समझता है कि मशरिक वस्ता के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का किरदार खत्म होना चाहिए, अमेरिकन अड्डे खत्म होने चाहिए। और उसके बाद वो क्या समझता है, वो पाकिस्तान का किरदार वो खुद नहीं देख, वो टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन वो मेरे ख्याल में इस तरह का किरदार वो पाकिस्तान की जिस तरह की एयरफोर्स है, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में चंद एयरफोर्स में पाकिस्तान का शुमार। आप देखें चाइना का जो असला है वो पाकिस्तान एक किस्म का टेस्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान सऊदिया के साथ जिस तरह के हमारा एग्रीमेंट हुआ है, चीन के जो असला है, टेक्नोलॉजी है, वो टेस्ट हो रही है। अभी आप देखें कि सऊदिया ने अमेरिका को अड्डे देने के जो है इनकार कर दिया है। ये अमेरिकी अखबार कह रहा है कि इन्होंने कहा है कि जो इन्होंने हाल ही में ऐलान किया था कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो उस ऑपरेशन के हवाले से सऊदिया ने क्लियर कह दिया कि हमारे अड्डे इस्तेमाल ना किए जाए, हमारी सरजमीन इस्तेमाल ना की जाए। इसका करंट पाकिस्तान को जाता है। यकीनन पाकिस्तान और सऊदिया के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अहम हैं। पाकिस्तान ने सऊदिया को कायल किया होगा, कहा होगा कि एक मिडल ईस्ट के अंदर जो है ईरान के जो इख्तलाफात हैं इसको खत्म किया जाए। ये बड़ा ब्रेक थ्रू है कि आज की जो स्टेटमेंट आ रही है कि अमेरिका को उन्होंने अड्डे देने से इनकार किया, उसी वक्त अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हम इस ऑपरेशन को खत्म करते हैं।
तो ये बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान का जो किरदार है मिडल ईस्ट में बढ़ रहा है, और वो जो मिडल ईस्ट के ममालिक है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अब पाकिस्तान को चाहिए, जिस तरह से सफारती महाज पे हमें कामयाबियां मिल रही हैं, हमें मुआशी मामलात को भी दुरुस्त करना चाहिए। अब अवाम ये समझती है कि हमें अल्लाह ताला ने हर मामले पे कामयाबी दी है, मार का हक में कामयाबी दी है, सफारती महाज पे कामयाबी दी है, सुपर पावर ताकत हमारी तरफ दी है, मिडल ईस्ट हमारी तरफ देख रहा है। अब जो मुज़ाकरात की बात चल रही है, अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप की तरफ से शायद मैं बयान देख रहा था, वो कह रहा था कब्ल इस वक्त है कि इस्लामाबाद जाना, अब इस्लामाबाद जा भी सकते हैं, इस तरह के इशारे मिल रहे हैं। चाह रहे हैं चाइना दौरे से पहले मामला को सेटल किया जाए। फिर ईरान के जो मुज़ाकरात का भी इशारा दे रहे हैं, मुआहदे के हवाले से भी प्रेसिडेंट ट्रंप इशारे उनके हो रहे हैं। दैट मींस के कोई मुआहदा हो जाएगा ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी में। जिस तरह से ईरान की तरफ से इशारे मिल रहे हैं, आज ईरान के सदर ने मुश्तबा खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं उनसे भी मुलाकात की है। वो कोई 2.5 घंटे से गैर मुसद्दका रिपोर्ट है कि 3-4 घंटे जारी रही है, और उनकी जो मुलाकात है बड़ी जबरदस्त रही है, और टोटली उन्हें ब्रीफिंग दी है। ईरानी सदर उनका डेलीगेशन था, बाज़ाब्ता उनकी मुलाकात हुई है, उनको एतमाद में लिया है। मेरे ख्याल में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू का इम्कान है, यह हम कह सकते हैं। कुछ ईरानी जराए ये कम कर रहे हैं, कुछ मामलात पे सदर ट्रंप जो है पीछे हटने जा रहे हैं। आप असल बात है फेस सेविंग की। अमेरिका के इलेक्शन है, अब ट्रंप ये चाहता है किसी तरीके से थोड़ा कुछ मुझे इज्जत मेरी बच जाए। वैसे तो शिकस्त खा चुके हैं, परसों रात उन्हें ऑपरेशन का अगले दिन फिर उन्होंने कहा दिया कि हम नहीं करेंगे। आपको पता है उस ऐलान के बाद उनका एक दो जहाज रेडार से गायब हुए हैं, उनको मार गिराया गया है, उनको धचका लगा है। वो तरह समझ रहे थे, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस जो की है, जरा बताते हैं कि शायद वीडियो लिंक के जरिए अपने जो कमांडर्स हैं, जो उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जनरल है, उनसे बात की। उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया है कि आपने जो मुझे ब्रीफिंग दी है वो तो कुछ और है। आप तो हमें कहा है कि पाकिस्तान इनकलाब खत्म हो चुका है, उनकी टेक्नोलॉजी उनकी सब, वो तो वैसे की वैसे है। तो कहने का मकसद ये है कि दोनों तरफ से ये ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि किसी तरीके से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए, कोई ब्रेक थ्रू की तरफ ले जाया जाए। अब मैं ये समझता हूँ ट्रंप कुछ पीछे हट चुके हैं, थोड़ा सा फेस सेविंग चाहते हैं। ईरान भी यही चाहता है कि जंगबंदी हो और मामला आगे बढ़े, लेकिन जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मेरे ख्याल में कोई पेशरफ्त नहीं होगी। कुछ ले दो वाली बात होगी, लेकिन जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मैं नहीं समझता कि कुछ होगा। लेकिन इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है बहुत अहम है। ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर करम किया है। अब जो आलमी महाज पे तो हमने कामयाबियां हासिल कर ली है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आवाम को नहीं मिल रहे। अब इसी से मौजूदा क़यादत को चाहिए, जिस लिहाज जो हमारे कर्जे हैं, हमारे ऊपर बोझ है, हमें आगे में प्रोग्राम से निकलना है, इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। अरब ममालिक को कहें कि हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, आप हमारे कर्जे अदा कर दें। जब तक हम IMF प्रोग्राम से नहीं निकलेंगे उस वक्त तक हम मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, न ही इसके असर। हमारी स्ट्रेटेजी को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। अभी पाकिस्तान के पास बड़े गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, मानस साहब फरमाइएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के पास इस वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन मसला कश्मीर के ऊपर क्या वाकई कोई पेशरफ्त होती हुई नजर आ रही है, या भारत दोबारा से अभी जंग को ही फोकस देगा? देखिए महवेश, भारत का जो रवैया वो तो ऐसा ही है कि वो बाज नहीं आएगा, और ये हमारे कंधों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पहले से है। वो बहुत ज़्यादा कर्ज है भारत का, जिसको हमने चुकाना है। क्योंकि जब पुल के पाकिस्तान 2 लाख हुआ 1971 में, वो कर्ज बकाया है, जिसका वो इतराफ़ करता है मोदी कि हाँ मुक्ति बानी हमने बनाई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने किए। मैं वो कर्ज हमारे कंधों पे है। जो कश्मीर के ऊपर उसका नाजायज़ कब्ज़ा है उसको हमने छड़ाना है, और ये करारदादों और सफारती जो है कोशिशें, इनसे हमने थोड़ा सा आगे निकलना है। फिर सिंतास मादा, जिसको वो एक तरफा तौर के ऊपर सस्पेंड कर चुका है, जब उसका दिल चाहता है पानी रोक लेता है, और जब दिल चाहता है बेपनाह पानी छोड़ता है, ताकि यहाँ सैलाब और दूसरी तबाह करिए जो है ना वो आम हो जाए। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, और कप्तान हमें उसकी जो है किसी बात किसी चाल में बिल्कुल नहीं फंसना। वो धोखेबाज है, झूठा है, मकार है और दहशतगर्द है। और इस सरजमीन के ऊपर इस वक्त मेरा ख्याल है 2 ही तो बड़े दहशतगर्द मौजूद है, नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, डिक्लेयर्ड दहशतगर्द। ये नरेंद्र मोदी जिसका अपना वीज़ा बैन था वहाँ अमेरिका में,
और नेतन्याहू जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसको जो है ना मुजरम करार दे चुकी है जंगी जराइम का। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इन दोनों की पुष्ट पढ़ाई अमेरिका बिलखसूस या डोनाल्ड ट्रंप ये खुद करता है, ये इसके पालतू हैं और ये उन्हीं के इशारों पे चलते हैं। ये जो पहलगाम और जितने भी होते हैं इसके पीछे अमेरिका, इसराइल, ये पूरी लॉबी है। और ये इनकी बातें मैंने देख, जो हमला उसने किया था, क्या JD वैंस उस दिन भारत के अंदर मौजूद नहीं था जब उसने जान लीजिए जो है वो किया उसने ये पहलगाम वाला। तो मेरा ख्याल है उसने खुद परमिशन दी अमेरिका ने कि यह मदद स्ट्राइक करे, लेकिन इस हद तक ना करे कि खित्ते के हालात ख़राब हों। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं कि JD वैंस का जो है उसके बाद उसने जो है ना ये हरकत की, वो उसने हमला किया रात के अंधेरों में, मासूम जानों को जो है ना उसने शहीद किया। तो मेरा ख्याल उसके बाद ये तो अमेरिका, इसराइल और ये रूस और जितने भी इसके जो थे सपोर्टर सहूलतकार उनको उम्मीद नहीं थी। पहले यही ट्रंप इनकी ट्यून अमेरिका की उठा के देखते रिकॉर्ड में, वो कहता था हमारा कोई सरोकार ही नहीं है। जब उसकी फैंटी लगनी शुरू हुई तो फिर ऐसे उसकी चीखें निकली, फिर फौरन टेलीफोन भी उठ गया और उठाने के बाद के सीज फायर की तरफ चलेगी। मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा है और हमें पता है कि उनकी सपोर्ट कौन कौन कर रहा है। और आज भी अमेरिका उसकी बैक के ऊपर खड़ा है, यानी कि 10 साल डिफेंस जो है मुआहदा भारत का अमेरिका ने किया ना अपने साथ, वो उसको अमलन देखे। आज हमारे ऊपर टैरिफ क्या है और भारत का टैरिफ क्या है, बातें तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन चूंकि वो अजली जो है ना वो एक है, क्यों भारत को कतन वो छोड़ नहीं सकेगा स्पेयर, वो बिल्कुल उसको साथ लेगा। और नेतन्याहू ये दो ही तो उसने गुंडे पार रखे हैं कि जहाँ जब उसको दिल चाहता है, जहाँ चाहता है वो उनको इस्तेमाल करा लेता है और दूसरों को जो है ब्लैकमेल करता है अमेरिका, यही उसका काम है। और अभी वो खुद जब फंस गया तो अभी मेरा तन्हाई का शिकार हो गया खुद, क्योंकि उसका यूरोपीय यूनियन क्या, नेटो क्या, ये गल्फ के तमाम कंट्रीज़ ने मेरा इसका जवाब दे दिया कि कोई अड्डा हमारा ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा। आज ही देखो कुवैत और सऊदी अरेबिया ने बड़ा क्लैरिटी के साथ उसको कहा, तो उसके बाद उसकी चीखें देखे कहाँ। तो जहाँ तक मेरे वसीम भाई की जो ख्वाहिश है, ख्वाहिश तो सबकी है, लेकिन ये जितने अरबी है ना, ये सब का हालात देखे कि ये 1 टक्का जो है ना अमेरिका की इजाज़त के बगैर किसी को नहीं देते। ये पैसे देने से पहले भी ये कहते हैं कि जनाब पहले आपको IMF दे तो फिर हम देते। ये तो गुलामी में जा चुके हैं, पक्का सेटल। अभी इनकी को आंखें खुली हैं कि अमेरिका जो है ना हमारी हिफाजत करने के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है। और मेरा ख्याल है उसके जो अड्डे छड्डे इनको निकाले, जब निकलेंगे आज़ाद होंगे उसके जंगल से, तो मेरा ख्याल है फिर किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अपनी अपनी स्पेस सबको मिलेगी और इज़्ज़त के साथ माशरे में जिएंगे। और उसका बेहतरीन अभी जैसे फंसा हुआ है, भीख मांगता फिर रहा है पाकिस्तान से कि मेरी जान छड़ा दो। मेरा ख्याल है कि अभी उसको जान लात मिलेगी नहीं। और ईरान जिस जो है ना जरत मंदी से उसने मुकाबला किया और अल्लाह ताला ने उनको फतह दी है। मेरा ख्याल अभी तो सरेंडर कर गया ना, जो कल परसों की 2 दिन की स्टेटमेंट उसकी ट्रंप की अपनी को उसने कांग्रेस को वाजे बता दिया कि हाँ जो ऑपरेशन हमने शुरू किया था ईरान के ख़िलाफ़ वो हमने सस्पेंड कर दिया है। उसका स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर मार्को रूबियो का क्या बयान है, वो कह रहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से कहते हैं कि ईरान को कहें कि वे जो बहरी जहाज़ हैं उनको दबाकू से ना उड़ाए, वो भीख मांगता है। जब वो भीख मांग रहा है तो इसका मकसद क्या है, वो सरेंडर कर चुके हैं और अभी उनके पास इतनी सख्त नहीं है। और ये हम पहले दिन से कह रहे थे कि आप नेतन्याहू के जो है ट्रैप में आ चुके हो और नेतन्याहू आपको वहाँ ला के जलीलो खार करेगा कि आपकी सुपर पावर आज दुनिया में मजाक बन गई है। और झूठा तरीन शख्स जो है ना वो दुनिया में अभी ट्रंप है, सुबह कुछ कहता है शाम को कुछ कहता है, लेकिन अभी यह है कि अभी उसके ऊपर इतमाद करने को कोई तैयार नहीं है, कोई मुल्क उसके ऊपर इतमाद करने को तैयार नहीं है। ये उसकी हैसियत रह गई है। मेरा अनकरीब मेरा ख्याल है कि जो उसकी सुपर पावर का भरम था वो ख़त्म हो गया। अभी पावर जो है ना डिल्यूट हो रही है, दूसरी तरफ जा रही है। मेरा थोड़ी हिम्मत पकड़ने की ज़रूरत है तमाम ममालिक को, और सारा कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिया हुआ है। और ये दुआएं उन मजलूमों की हैं फ़लस्तीन में, गज़ा वालों की, कश्मीरियों की, जो जुल्म बर्बरियत की है। और इन लोगों ने, इन ममालिकों ने, ये मुसलमान बिलखसूस जो हैं, इन्होंने आँखें बंद की हैं। मेरा ख्याल है उनकी आवाज़ें डायरेक्ट अल्लाह तक पहुँची हैं। आज जो है सुपर पावर जो है ना अपनाए हरम में जो है वो ईरान के आके जो है ना वो भीख मांगता फिर रहा है।
वो फेस सेविंग चाहता है, बस उसको और कुछ नहीं चाहिए। वो समझ चुका है कि मैं अभी लड़ नहीं सकता हूँ, मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, वो भागता फिर रहा है। एक एयरफोर्स क्या कर देगा जब उसको नियरेस्ट कोई उसको बेस ही नहीं मिलेगी, तो फिर कहाँ से जो है वो आकर जो है वो बम्बिंग करेगा। वो सारा कुछ उसने बम्बिंग करके भी देख लिया। 150 त्यारे के साथ यूरेनियम लेने आया था, खुद जंजीलो खार हो कि अपने त्यारे और अपनी फोर्सेस को जहाँ उसकी तबाही के जो मनाजर हैं वो खुद तो नहीं बता रहा, लेकिन हर चीज़ दुनिया के सामने है। और मेरा ख्याल जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं रानी उनके तमाम जहाज़ों को देकर, टैंकों के ऊपर डालकर कि ये तुम्हारे जो है ये फोर्सेस के जो है ना ये तुम्हारे जो त्यारे हैं उनके जो जनाजे पड़े हैं उठा लो इनको। मेरा ख्याल अभी वो उसकी सुपर पावर का जो भरम है वो ख़त्म हो गया। थोड़ी हिम्मत करे ममालक, मेरा ख्याल करीब जो है ना वो छुटकारा मिल जाएगा। जिस तरीके से उसने पूरी दुनिया के अंदर एक वहशत का जो है ना इलाम निशाना बना के रखा है सबको, कोई अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, ठीक है माना साहब, पॉइंट। और सजा साहब क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज। देखें, इंडिया जो है वो अगर एक और गलती करेगा जिस तरह मोदी अपनी कौम को गरमाए हुए हैं, तो DGISPR ने आज बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि उस वक्त हमारी जो दिफाई सलाहियत थी हमने सिर्फ 10% उसका मुजाहरा किया है, 90% अभी इंडिया के लिए उसमें बहुत कुछ है। तो इंडिया अगर मज़ीद सरप्राइज़ देखना चाहता है, वो मज़ीद देखना चाहता है। मांडला साहब भी कह रहे हैं कि हम पे बहुत से कर्ज भी हैं, तो वो कर्ज जब उनका शौक है तो आए पूरा कर लें, फिर देखते हैं कि कितने कर्ज हैं हमने और कितने चुकाने हैं। और पहले तो हमने पीस दुनिया की अपील पे हमने पीस अकॉर्ड कर दिया। अब जो है वो मेरे ख्याल में कश्मीर और ये जो सारे मामलात हैं, ये जंग होगी तो ये सारे जो है वो एक ही मरहले में ये मामलात जो हैं वो तय कर लिए जाएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि इंडियन आर्मी बिल्कुल उस वक्त भी नहीं लड़ना चाहती थी, अब भी नहीं लड़ेगी। ये ट्रम्प की गीदड़, ये अपना मोदी की गीदड़ बबकियाँ हैं और वो उनको जो है वो गीदड़ बबकियों का मुजाहरा कर रहे हैं, अदरवाइज इनकी कोई हैसियत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। शौकत साहब, मैं मेरे ख्याल से अपने दोनों जो मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा हैं उनकी बात से इत्तफाक ही करता हूँ कि ऐसा नहीं है मुमकिन कि अब कोई ये आसान है पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ना और पाकिस्तान को तबाह करना, ना ये आसान है और ना अब ये साबित हो गया है कि ये आसान है कि कोई फ़लस्तीन का वजूद ख़त्म कर दे या कोई लबनान का वजूद ख़त्म कर दे या कोई ईरान का वजूद ख़त्म कर दे। दुनिया बहुत बदल गई है और तब्दील होती हुई दुनिया अगले चंद हफ्तों में हमारी आंखों के सामने मैनिफेस्ट हो जाएगी। वसीम साहब क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज। जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप देखते हैं तीनों मुल्कों की फौज के हवाले से, अगर इंडिया की फौज है, उनकी मुसल्लह फौज है, जो भी है, वो भी जंग लड़ने की उस वक्त भी बार बार वो कह रही थी मोदी को कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते, पाकिस्तान को जिस तरह आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। और उसके बाद अगर इसराइली प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, उसकी फौज भी जंग लड़ने की, अमरीकी फौज को देख लें कितने उनको जर्नल चेंज करने पड़े। जंग लड़ना कोई इतना आसान काम नहीं होता और खासतौर पर पाकिस्तान से पंगा लेना किसी की अब जरूरत नहीं है। एक सोशल मीडिया के जरिए बयान देते हैं अपने मुल्क की आवाम को मुतमिन करने के लिए। पाकिस्तान एक ताकत बन चुका है, ये हकीकत है। और ये इस ताकत के आगे किसी का टकराना मेरे ख्याल में कोई आसान बात नहीं है और ना ही किसी की जरूरत है। बयान की हद तक रहेगा, बाकी उनकी किसी की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस तरह का कोई ऑपरेशन करे या इस तरह कुछ। अगर कुछ भारत का ये मेरा ख्याल का हालात अभी दुनिया के तब्दील हो चुके हैं। अभी भारत को भी समझना है कश्मीर जो है वो नाजायज़ कब्ज़ा उसको वो छोड़ दे, मेरा ख्याल है तो वो बहुत बेहतर है। वरना पाकिस्तानी अवाम की बहुत पुरज़ोर डिमांड है अपने हुक्मरानों से कि ये सफारती जो है ना ये सिस्टम आपने जो शुरू कर रखा है जो 80 साल से, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। ये नारा तकबीर और एक मार का हक जो है ना इसकी ज़रूरत है और वो इसी ज़बान को समझता है या वो सफारतकारी की ज़बान को कतन नहीं समझता। और ये पहले भी हम बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि जो काम जिहाद से होना है वो एहतजाज से नहीं हो सकता, जो काम जुर्रत से होना है वो मरवत से नहीं हो सकता, जो काम बहादुरी से होना है वो ताजरी और सदागरी से नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उसको एक दो टोक मैसेज दिया जाए और उसको एक डेडलाइन दी जाए कि फ़लाँ डेट तक जो है ये मकबूजा कश्मीर का कब्ज़ा खाली कराएं, नहीं तो हम नारे तकबीर लगा कर जो है वो आने वाले हैं और बाद सीधा काम हो जाएगा। वो अभी भी सीधा हो जाना था अगर ट्रंप को उसी टेलीफोन के ऊपर कहते तो वो मारने को तैयार था भारत।
कायद मोहम्मद अली जिन्ना फरमा गए, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।